हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी में। मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की क्लास 8 की वर्कशीट 27 दिसंबर की, सब्जेक्ट सोशल साइंस, हिस्ट्री, चैप्टर 5 व्हेन पीपल रेबल। ओके, तो आज का तो आप सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वर्कशीट अपना नाम डालिए अपने क्लास टीचर का। तो चलिए अब हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज हम वर्कशीट में पढ़ेंगे पॉलिसीज़ एंड द पीपल, मतलब कि नीतियाँ और लोग। नवाब लॉस देयर पावर, नवाब ने अपनी पावर खो दी, मतलब उनसे पावर छिन गई। सिंस द मिडनाइट सेंचुरी, नवाब एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the ruler reduces, their armed force is disbanded and their revenue and territories taken away by states. मतलब कि मध्य 18वीं सदी के मध्य में और सेंचुरी में नवाब एंड राजा थे, उनकी पावर छिनने लगी थी, ख़त्म होने लगी थी। दे हैड ग्रेजुअली, और उन्हें अपने ऑथोरिटी, अपने सम्मान को भी खो दिया था। रेजिडेंट हैड बीन स्टेन इन मैनी कोर्ट्स, इसका मतलब है तो फिर मतलब कि वैसा हुआ। द फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूसेस, मतलब कि रेजिडेंट एक तो लगाए गए हैं, हर कोर्ट्स में रेजिडेंट तैनात करे गए। द फ्रीडम ऑफ द रूलर, जो फ्रीडम थी शासकों की वो छिनती जा रही, कम होती जा रही थी। देयर आर्मेड फोर्सेस डिस्बैंडेड, उनकी जो आर्मेड फोर्सेस थी वो डिस्बैंडेड होती रही। और रेवेन्यू एंड टेरिटरीज, मतलब कि उनकी आर्मी जो थी वो भंग होती गई, ख़त्म होती गई। एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरी टेक अप बाय तेज, उनकी जो रेवेन्यू और टेरिटरीज थे वो उनकी टेकन, उनसे मतलब उनकी जो वो ज़मीन वगैरह थी वो उससे सब छीनी जा रही थी। और जो मैनी रूलिंग फैमिली टायर टू नेगोटिएटेड विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट। ओके, मतलब कि बहुत सारे फैमिलीज़ ने अपने हितों के लिए बात करी। और एग्जांपल लेते हैं कि रानी लक्ष्मी ऑफ झांसी वांटेड टू कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज देयर heir to the kingdom after the death of her husband. इसमें बताया गया है कि झांसी की रानी का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि झांसी की रानी ने अपने अडॉप्टेड सन को ये कहा था कि उनके बाद तो वो राजा बनेगा। एंड नाना साहेब द अडॉप्टेड सन, और नाना साहेब का अडॉप्टेड सन पेशवा बाजीराव ने प्लेटेड दैट ही गिवन हिज फादर पेनियन व्हेन द लेटर डेड, और वो जो नाना साहेब थे उनका अडॉप्टेड सन जो पेशवा बाजीराव था वो फादर पेंशन के लेटर डेट के बाद ये बने, वो कहना चाहते थे ऐसा। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। However, the company, confident of its superiority and military power, ran down this place. Okay? और इसका मतलब हुआ कि however the company, जो कंपनी थी उसने इन सब जो ये सब थी जिन लोगों ने मतलब ऐसा कहा था उसे ठुकरा दिया। अवध जो था वो लास्ट ऑफ टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। अवध एक लास्ट टेरिटरीज था जो टू बी एनेक्स्ड होने के लिए। इन 1801 अ सबसिस्टरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 1851 इट वॉज टेकन ओवर। इसका मतलब ये है कि जो 1801 था उसमें 1801 में अवध को जो था वो कहा गया था कि अवध जो है वो टेकन ओवर 1856, उन पे एक संधि थोपी गई थी 1856 तक। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर दैट द टेरिटरी वाज इन बिगन मिसगवर्नेड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। फिर डलहौजी जो जनरल गवर्नर थे उनने ये बताया कि शासन ढंग से चल नहीं रहा है तो उसके लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company in 1849. The Governor General Dalhousie announced after death of Bahadur Shah suffered, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place into Delhi to reside in. इसमें बताया गया है कि जो कंपनी थी उसने प्लान करा मुग़ल डायनेस्टी को हम ख़त्म कर देते हैं और नेम ऑफ द जो मुग़ल किंग थे उसके हम अपना सिक्कों से नाम हटा देते हैं, कंपनी ने कहा। फिर 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये भी अनाउंस की घोषणा की कि डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर के
बाद जो उनकी फैमिली होगी वो शिफ्टेड हटा दी जाएगी रेड फोर्ट से और वो दिल्ली में कहीं और रहेगी। ओके, फिर उसके आगे कहा गया इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल के and after his death none of his descendants would be recognized as king, they would be just be called princes. इसमें ये भी बताया गया है कि जो बहादुर शाह जफर थे वो मुगल के लास्ट किंग होंगे, उसके बाद कोई भी राजा वहाँ का नहीं बनेगा और जो उनके वंशज हो गए उन्हें सिर्फ राजकुमार की अवधि दी जाएगी, उन्हें और कुछ नहीं कहा जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि द peasants and the sheaves in the countryside. Peasants and zamindar resented the high taxes and the rigid method of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the land they had tilled to for generation. Okay, तो ये जो peasant होता है इसका मतलब होता है किसान एंड सिर्फ का मतलब ज़मींदार। तो इसमें दिया गया है जो ज़मींदार थे देश के कंट्री साइड के और जो किसान थे उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उस टैक्स को देते मैंने उन्हें बहुत बार कहा भी कि मतलब ऐसा मत करो, बट और फिर जब उनका लोन बढ़ता जा रहा था मनी लैंडर्स पे तो उनने फिर वो जो अपनी पीढ़ियाँ बड़ी मतलब पुरानी ज़मीनों को वो अपने खोते जा रहे थे। द इंडियन सिपाहीज सिपाहीज का मतलब होता है सिपाही। ओके, जो इंडियन सिपाही मतलब जो भारतीय सिपाही थे एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीज़न फॉर डिस्कनेंटेंट, मतलब कि और जो कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाही थे वो भी बहुत ही अपने मतलब नौकरी को लेकर परेशान रहते थे, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न थे। वो बहुत अनहैप्पी रहते थे क्योंकि उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी जाती, उन्हें बहुत काम इनसे लिया जाता था, ऐसे है। एंड न्यू रूल्स वॉलेटेड इन द रिलीजियस, और उनकी बहुत सारे नए रूल्स जो थे उनके धार्मिक से तो वो उन्हें ठेस पहुँचाते थे। डिड यू नाउ that in those days many people in the country believed that if they crossed to sea they would lose their regional and caste, मतलब कि जो लोग उन दिनों डिड यू नो मतलब वह दिन जो लोग थे वो जब वो ये इस पे विश्वास करते थे जो इस सी को क्रॉस करेगा वो अपना धर्म और अपनी कास्ट को खो बैठेगा। सो व्हेन 1824 द सिपाहीज वर टोल्ड टू गो टू बुर्मा बाय द sea road to fight for the company, they refused to follow the order till they agree by the land road. जो 1824 में जो सिपाही थे वो उनने गए और बुर्मा के सी रूट पे बोला कि फाइट फॉर द कंपनी, और उन्होंने ऐसा कहा एग्री टू द गो बाय, उन्होंने एग्री कर दिया कि लैंड रूट के पास आप जा सकते हैं और सेवरली पनिश्ड, कुछ लोगों ने उन्हें पनिश भी करा और मार भी दिया। इन 1856 द कंपनी पास अ न्यू लॉ विच स्टेटेड द एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी आर्मी हैड टू एग्री सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। अब उसने फिर एक कंपनी ने ये लॉ करा कि जो एवरी न्यू पर्सन होगा उसे एम्प्लॉयमेंट दीजिएगा और उसे वो कंपनी आर्मी को एग्री करेगा ओवरसीज से जाने के लिए अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो। सिपाही आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, सिपाही ने रिएक्ट किया कि ये क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है कंट्री साइड में। मैनी ऑफ देम वेरी, बहुत सारे किसान और उनके परिवार जो रहते थे गांव में। सो द एंजर ऑफ पेशेंट्स क्विकली स्प्रेड अमॉन्ग द सिपाहीज, एंजर ऑफ द पेशेंट्स क्विकली, किसान जो बहुत सारे सिपाही थे वो भी किसान थे, वो भी अपने परिवार को छोड़ के आते थे। जल्दी किसानों का गुस्सा सिपाहियों में फैल गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। ओके, रिस्पॉन्सेस मतलब टू परफॉर्म मतलब प्रतिक्रियाओं में सुधार। जो ब्रिटिश थे दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, लॉ वेयर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ द सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन was actively promoted after 1830. The company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 2015, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the properties of his ancestor. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social custom and their वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश बिलीव करते थे इंडियन सोसाइटी की इन तरीक़ों पर थे, जो लॉ थे जो उन्हें रोका सती
को और उन्हें वापस शादी करने के लिए कहा इंग्लिश लैंग्वेज के एजुकेशन के हिसाब से। आफ्टर 1830 के बाद जो कंपनी थी उसने ये कहा कि जो भी ईसाई धर्म को अपनाएगा उसको उसकी पुरानी पीढ़ी पूर्वजों की जो ज़मीन थी वो उसी की रहेगी और किसी की नहीं हो पाएगी। इन 1850 न्यू लॉ, फिर एक न्यू लॉ पास हुआ कि जो मतलब यही लॉ पास हुआ कि ऐसा ऐसा होगा कि मैनी इंडियन बिगन टू, फिर बहुत सारे भारतीयों ने ये फील किया कि जो ब्रिटिश है वो हमारा धर्म वगैरह हमारे धर्म वगैरह को छीनना चाहते हैं और हमें भी क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं, हमारी वे ऑफ लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई वॉज द फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर गेटिंग रिड्यूसेस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये होगा, देखिए ये इसका फर्स्ट का आंसर है, यहाँ देयर से लेकर यहाँ तक आंसर 1। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मतलब कि यही पूछा गया था कि जो फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर थे उन्हें कैसे छुटा रिड्यूस कैसे ख़त्म होते गए। हाउ डिड कंपनी एंड द डोमिनेंस ऑफ मुगल रूलर। ओके, इसका आंसर होगा हाउ डिड कंपनी एंड ऑफ मुगल रूलर। तो इसका आंसर यहाँ से होगा द नेम ऑफ द मुगल से लेकर यहाँ तक रिकोगनाइज तक the name of Mughal is shifted toward the right and another place they just be called। यहाँ तक पूरा ये है आंसर 2। ये देखिए, चलिए अब आंसर 3। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई वे द पेजेंट एंड सिपाही डिस्कनेक्टेड इन कंपनी रूल। जो किसान और सिपाही थे वो क्यों डिस्कनेक्टेड होते गए कंपनी रूल से। तो इसका आंसर यहाँ से होगा इन द कंट्री पेसेंट्स एंड ज़मींदार से लेकर पहले पूरा हमें यहाँ तक करना है बैक टू थे के बाद, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जनरेशन तक करना है। ये आंसर 3 का फर्स्ट पार्ट और फिर यहाँ से शुरू करना है। फिर हमें यहाँ दे की जगह सिपाहीज लिखना है। ओके, फिर उसके बाद वर्ड अनहैप्पी से लेकर हमें ये दूसरा पार्ट है आंसर का, यहाँ तक करना है। ओके, ये आंसर है। अब चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड मैनी इंडियंस फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जो इंडियंस थे, भारतीय थे, वो क्यों मतलब ये महसूस करते कि जो ब्रिटिश है वो उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा ना कि, तो ये देखिए मतलब इन 1850 उनने क्योंकि एक नया रूल बनाया था ना कि जो क्रिश्चियंस बनेगा उनके पूर्वजों की ज़मीन उनसे नहीं ली जाएगी। तो ये उन्होंने रूल सुनाया था जिससे सारे भारतीय उनकी तरफ चले जाए, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारतीय समझ गए थे वो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो आपको अगर ये मेरी वर्कशीट अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मैं शेयर सकता हूँ द वर्जन ऑफ न्यू स्टडीज।